Hello everyone, my name is Sunita and I welcome you all to my YouTube channel. तो आज हम देखने वाले हैं बीसी के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम देखने वाले हैं डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो बिजनेस का है वो ये है कि बिजनेस क्या होते हैं, जॉब क्रिएटर होते हैं, जॉब सीकर नहीं होते। जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो अपने दम पर अपना बिजनेस खड़ा करते हैं और उस बिजनेस को फिर चलाने के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो कि होता है लेबर। वो लेबर को रिक्रूट करते हैं, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करते हैं, जिनसे देश में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, कम होती है। तो ये खुद जॉब ढूंढने नहीं जाते बल्कि दूसरों के लिए जॉब्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो दे आर ब्लेसिंग फॉर एनी इकोनॉमी। तो बिजनेस एज एन इंस्टीट्यूशन इज अ सोर्स ऑफ सस्टेनेंस डायरेक्टली टू द बिजनेस ओनर्स एंड एम्प्लॉयज एंड इनडायरेक्टली टू ऑल दोज हु डिराइव अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम इट। तो अगर आप एक बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं तो इससे आपका घर बार भी चल ही जाता है, आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपने जिन एम्प्लॉयज को अपने यहाँ पर रखा हुआ है उन्हें भी आप सैलरी दे रहे हैं तो उनका घर भी चल रहा है, और यहाँ पे इनडायरेक्टली भी आप दूसरों के लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट करते हो। एज एन एग्जाम्पल, अगर कि आपने सोचो कि एक छोटी सी किराना शॉप भी ओपन कर ली, ठीक है, एक किराना शॉप भी अगर ओपन होती है तो ये भी तो एक बिजनेस है। लेकिन इस किराना शॉप के ओपन होने से यहाँ पे आपको भी सैलरी, आपको भी क्या है कि प्रॉफिट मिल रहा है, आपके यहाँ पे जो भी छोटू रामू काम करता होगा उसको भी आप सैलरी दे रहे हो, प्लस आप जो यहाँ पे सामान रख रहे हो वो सामान बनाने वाले का भी यहाँ पे बिजनेस चल पड़ा। आपको मैन्युफैक्चरर के यहाँ से आपकी शॉप तक जो सामान छोड़ने आ रहा है वो ट्रांसपोर्टर को भी आपने बिजनेस करवा दिया। हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस से माल आ रहा हो, इसलिए आपने इंश्योरेंस करवा दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी का भी आपने बिजनेस करा दिया। समझ रहे हो, एक बिजनेस के होने से कितनी सारी और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती हैं। सो दिस इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, और ये हमें कहीं और नहीं दिखाई देता। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिजनेस को यूनिक बनाता है और इम्पॉर्टेंट बनाता है। फिर हम सोचते हैं कि अच्छा ऐसा है तो भाई अगर हम सीए बन जाएंगे हम भी अपनी फर्म ओपन करेंगे, उस फर्म में हम भी तो कोई ना कोई आर्टिकल्स को रखेंगे, इंटर्न्स को रखेंगे, वहां पे भी कोई छोटू रामू तो होगा ही, तो हम भी तो जॉब दे रहे हैं। तो प्रोफेशनल्स भी, यस, प्रोफेशनल्स भी नौकरी क्रिएट करते हैं, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर फिर हम पैमाने की बात करें कि कितने बड़े पैमाने पे किया जाता है, तो आप देखोगे कि बिजनेस जो है वो नंबर्स में अगर हम कंपेयर करें तो वो प्रोफेशनल से तो कई कई ज्यादा लोगों को नौकरी देते हैं। हम देखें, टाटा देखें, रिलायंस देखें, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर आप देखो तो इसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनेस जो है वो सर्टनली देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है उसे दूर करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट निभा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस प्रोवाइड्स मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बिजनेस क्या करता है कि देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे जो है इंक्रीज करने में जो है अपना योगदान देते हैं। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन आता है कि तो ये क्या वर्ड्स हैं, ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जब जब कंट्री की जीडीपी में यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो तब हम कहेंगे कि कंट्री का क्या हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर है, यहाँ पे हम नंबर्स की बात करते हैं। अगर आपने प्रोडक्शन इंक्रीज किया, अगर आपकी देश की इनकम बढ़ी है, तो ये नंबर्स अगर न्यूमेरिकल फिगर्स हम इंक्रीज देखते हैं तो हम कहेंगे कि देश का क्या हुआ है, देश में ग्रोथ देखी गई है। बात आई समझ में। तो अगर के जीडीपी हमें मापना हो तो वो हम कैसे मापेंगे, हम देखेंगे कि साल भर में देश में कितना प्रोडक्शन हुआ और उसकी हम मार्केट वैल्यू ले लेते हैं। तो जितना भी आपने प्रोडक्शन किया मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस गिव्स यू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। So, what is GDP? It is the value of final goods and services produced in the country during the particular period. तो एक साल के दौरान या किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, फाइनल कितना गुड्स एंड सर्विसेज बना है, उसमें जो इंटरमीडिएट गुड्स हो गए ना उसको हम इंक्लूड नहीं करते, जो फाइनल गुड्स हैं उसकी मार्केट वैल्यू हम देखेंगे और वही हो जाएगा आपका जीडीपी। तो बिजनेस आउटपुट कॉम्प्रिहेंसिवली कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी। तो अब देश में प्रोडक्शन से जीडीपी बढ़ेगा और प्रोडक्शन कौन कर रहा है, वो तो बिजनेस ही कर रहे हैं। तो देखा जाए तो बिजनेसेस क्या करते हैं, देश में ग्रोथ यानी कि जीडीपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने में योगदान देते हैं।
अब क्वेश्चन आता है कि तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो समझ आया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम इस तरीके से सिर्फ नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ गया, इनकम बढ़ गई देश की, ये सब हम सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करते। इसमें हम लोग क्वालिटेटिव पैरामीटर्स भी देखते हैं कि अगर देश में चलो प्रोडक्शन बढ़ा, तो क्या इस बढ़े हुए प्रोडक्शन, इस बढ़ी हुई इनकम का फायदा गरीब से गरीब को मिला? क्या लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ? क्या अब लोग 2 वक्त की रोटी अफोर्ड कर पा रहे हैं, एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज अफोर्ड कर पा रहे हैं? क्या लोग अब पहले से ज्यादा स्किलफुल हो गए हैं? तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो। तो डेवलपमेंट का दायरा बड़ा है, उसमें ग्रोथ प्लस क्वालिटेटिव फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, सो वे ग्रोथ क्या है? ग्रोथ तो सिर्फ आपको पता है जीडीपी नंबर्स के ऊपर ही बेस्ड है। डेवलपमेंट देखता है कि क्या देश में हमारी कैपेबिलिटीज डेवलप हो रही हैं, क्या लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस हो रही है, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है डेवलपमेंट समझ आ गया, लेकिन इसमें बिजनेस कैसे डेवलपमेंट करवा रहे हैं? देखो बिजनेस डेफिनेटली डेवलपमेंट करवाते हैं। ठीक है, बिजनेसेस जो हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जुड़े हुए हैं। अब आप देख रहे हो कोरोना, इससे बड़ा समय नहीं हो सकता, इससे मतलब इससे ज्यादा क्लियर समय नहीं हो सकता कि हम समझें कि बिजनेस का इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, एक फार्मा कंपनी है हमारे कंट्री में, पुणे में काम करती है ना, सीरम इंस्टीट्यूट वहां पर है पुणे में। आप देख रहे हो उन्होंने वैक्सीन डेवलप करी, कैसे डेवलप किया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जब इन्वेस्टमेंट किया, अपना टाइम दिया, उससे क्या हुआ? वैक्सीन जब हमें मिल रही है, इससे नाउ हम ऐसा मान रहे हैं कि हम प्रोटेक्टेड हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस काफी हद तक। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया? हमारी लाइफ को इम्प्रूव किया, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस किया। जब जब हम बहुत डेंजर में थे तो उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया है। बहुत सारी पहले भी वो लोग दवाई बना चुके हैं, बहुत सारी कंपनीज ने हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च करके हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा जो है वो स्मूथ बनाया है। तो बिजनेस रिसर्च करते हैं, हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं और हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एनहांस करते हैं, हमारी जिंदगी को और सुखमय बनाते हैं। आज जो हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, ये भी तो किसी की क्रिएशन होगी ना, किसी के रिसर्च का नतीजा होगा। ठीक है, कि बिना मिले मैं आपको सर्विसेज दे पा रही हूँ और आई होप आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पा रही हूँ। ठीक है, अगर कर पा रही हूँ तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा अपना प्रमोशन भी कर दिया। ठीक है, चलो, तो अब बिजनेसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, जो भी उनके साथ एम्प्लॉयज जुड़ते हैं, जो भी अपने उनके साथ एम्प्लॉयज जुड़ते हैं उनको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बिजनेस में एम्प्लॉय जुड़े हैं उनकी भी तो लाइफ एनहांस हुई ना, उन्हें ट्रेनिंग मिली, वो और बड़ी पोस्ट के लिए प्रिपेयर हो गए। ठीक है, तो बिजनेस ये करते हैं, अपने एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, और ये भी देखते हैं कि एम्प्लॉयज जो हैं वो अब पहले से भी ज्यादा करेजियस हो जाएं, एक्सपेरिमेंट करने से डरे नहीं, कुछ इनोवेशन करते रहें। तो बिजनेस अपने एम्प्लॉयज के अंदर ये फीलिंग भी क्रिएट करते हैं कि आपको इनोवेट करना है। ठीक है, जिनसे क्या होगा? देखो इस तरीके से बिजनेस जो है वो और एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा कर रहे हैं ट्रेनिंग दे देकर। इन सब से क्या होगा? हमारा देश डेफिनेटली डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। बार बार हम ये वर्ड यूज करते हैं और बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि बिजनेस पर्सन ही एंटरप्रेन्योर होता है, यानी बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर दोनों सेम ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमें बताया है कि अगर हम स्पेसिफिकली एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पहला क्या हो गया कि अगर ये एंटरप्रेन्योर है तो उसके अंदर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड देखोगे। वो प्रॉब्लम्स को देख के डरता नहीं है, वो प्रॉब्लम्स को भी अपॉर्चुनिटी समझता है और प्रॉब्लम्स से कुछ नया सीख के कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, डरेगा नहीं बल्कि सॉल्व करेगा। ये हो गए आपके एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी की हमेशा तलाश में रहते हैं, वो देखते हैं कि मार्केट में कहीं कोई ऐसी नीड तो नहीं है जिसे अब भी हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं, तो क्यों ना उसके लिए हम काम करें। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी सीकिंग इनका बिहेवियर होता है। साथ ही साथ ये काफी क्रिएटिव भी होते हैं और इनोवेशन करते रहते हैं। ठीक है, कुछ हमेशा नया क्रिएट करने की ताक में रहते हैं। तो देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहते हैं और काफी क्रिएटिव होते हैं, जिनसे ये लोग जो है वो जनता की, कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को दूर कर सकें, कुछ क्रिएट करें जिनसे कस्टमर की जो जिंदगी है वो पहले से ज्यादा बेटर हो सके। तो इन सबको पढ़ने के बाद अब हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में तो योगदान दे ही रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारी जीडीपी तो बढ़ ही रही है। साथ ही साथ इस तरीके का रिसर्च डेवलपमेंट करके, एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करके वो हमारी जिंदगी में भी जो है वो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं।
देन होती है इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, आपको फंड्स की जरूरत पड़ती है, बिना पैसे के आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो चाहे आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में ही आपको काफी बड़े चंक चंक बहुत ही साइजेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। अगेन कितना इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपके बिजनेस की साइज के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, आपको देखो आपका बिजनेस आप कहाँ स्टैब्लिश कर रहे हो, वो अकोमोडेशन, वो आप फैक्ट्री वगैरह उसका आपको रेंट वगैरह देखना पड़ेगा। प्लांट मशीनरी आप परचेज करोगे उसके पीछे खर्चा, रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्रीज जो होंगी आपकी उसके पीछे खर्चा। ठीक है, इसके अलावा आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, अकाउंटिंग सिस्टम आप बनाओगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग में यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है आर एस्टिमेटेड एज सम ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड नेट करंट एसेट्स। अब हम बिजनेस जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। हम देख लेते हैं, टोटल कर लेते हैं कि बिजनेस ने फिक्स एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया है और उन्होंने करंट एसेट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, इंडीड इन्वेस्टमेंट आर नेसेसरी फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांशन, यानी कि जब आपने बिजनेस स्टैब्लिश किया तो तब तो आपने इन्वेस्टमेंट किया ही, फिर आपको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना होगा, आपको अपने बिजनेस में न्यू टेक्नोलॉजी लानी है, उसे मॉडर्नाइज करना है। अपने जो इक्विपमेंट्स है हो सकता है कि काफी पुराने हो गए हो तो आपको उसे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो बिजनेस चलाने के लिए भी आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहनी पड़ती है। ठीक है, अब साइज ये बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी कि साइज आपकी इन्वेस्टमेंट की क्या होगी वो आपके बिजनेस की स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया में हम लोग बिजनेस को 4 कैटेगरी में बांटते हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस। और ये जो डिफरेंशिएशन क्रिएट किया गया है वो साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेस पे ही क्रिएट किया गया है। आप प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट करते हो उसके बेस पे हम आपको कैटेगराइज कर देंगे, समझे। अगर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है तो हम आपको माइक्रो में डालेंगे, उसी तरीके से बढ़ती हुई इन्वेस्टमेंट में आपको डेफिनेशन चेंज होती जाती है। ठीक है, अब इट इज बिलीव्ड एंड इट इज प्रैक्टिकली ट्रू दैट लैक ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स और कैपिटल इज अ स्ट्रॉन्ग बैरियर टू स्टार्ट द बिजनेस। बहुत सारे लोग बिजनेस इसीलिए नहीं कर पाते, ठीक है, कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए जो उनके पास होता नहीं है। तो पैसे की कमी एक तरीके से रुकावट का काम करती है, हमें बिजनेस नहीं करने देती। ठीक है, तो इन एनी फॉर्म बिजनेस रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट एंड देयरफॉर वो इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव होती है। बिजनेस तो आप बड़े भले आप कैसा भी बिजनेस करो, छोटा सा ही क्यों ना करो, पैसा तो उसमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव होती है। जेस्टेशन पीरियड और अनसर्टेनिटीज की अगर हम बात करें तो पहले तो हम समझते हैं कि जेस्टेशन होता क्या है। तो जेस्टेशन क्या होता है, ये पीरियड होता है। ठीक है, ये उस पीरियड को कहते हैं आपने जब से इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, ये आज आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको जो रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने पैसा डाला, आज मैंने दुकान खोली और आज ही मेरे को प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपने जिस दिन इन्वेस्टमेंट किया और जिस दिन आपको रिटर्न मिलेगा उसके बीच का जो समय है उसे हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब बिजनेस में ये पीरियड लंबा होता है काफी ज्यादा। कहते हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो शुरू के 6 महीने तो आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट ही मत करो। ठीक है, ब्रेक इवन पे पहुंच जाओ ना, वही बड़ी बात है। जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना ही निकल जाए, ये भी बड़ी बात है, प्रॉफिट तो छोड़ ही दो। ठीक है, तो ये जेस्टेशन पीरियड आपको बिजनेस में देखने को मिलता है। देखो नौकरी में ऐसा नहीं होता, आप आज नौकरी ज्वाइन करते हो तो महीना जैसे ही पूरा होगा तुम्हारे अकाउंट में सैलरी आ ही जाएगी। बिजनेस में ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। ठीक है, अब अनसर्टन भी है, हो सकता है कि काफी टाइम लग गया लेकिन रिटर्न फिर भी नहीं मिला, रिटर्न मिलेगा ही इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये जो चीजें हैं वो बिजनेस को रिस्की बनाती हैं। तो इन्वेस्टमेंट टेक्स टाइम टू फ्रुक्टिफाई और इन्वेस्टमेंट टेक्स टाइम टू ब्रिंग प्रॉफिट। हाँ, फ्रुक्टिफाई यानी कि रिटर्न्स, फ्रूट्स। आज पेड़ लगाया, बिजनेस ऐसे ही होता है ना, पेड़ लगाने के बराबर है। आज बीज बोया तो आज ही फल थोड़ी ना मिलेंगे, समय लगेगा, समय लगेगा। ठीक है, एंड इट इज अनसर्टन वेदर इट विल यील्ड द रिटर्न्स एज एक्सपेक्टेड। अब ये भी नहीं है कि आपने जितना सोचा था उतना ही रिटर्न मिलेगा, कम मिल सकता है, नहीं भी मिले, ऐसा भी हो सकता है, लॉस हो जाए। ठीक है, सो इट विल टेक टाइम टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट अ होटल बिफोर इट इज ओपन फॉर ऑक्यूपेंसी। अगर आप होटल बिजनेस करना चाहते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आज आपने सोचा और आपने होटल बना भी ली और बना ही ली और लोग तो बाहर वेट ही कर रहे हैं कि कभी होटल खुलेगी और हम इसमें बुकिंग कराएं। ऐसा नहीं होता। ठीक है, समय लगता है। ठीक है, चीजों को। इट इज अनसर्टन इफ ऑल द रूम्स विल बी ऑक्यूपाइड एट टाइम। होटल तो आपने बहुत बड़ी बना ली पर अनसर्टन है, जरूरी थोड़ी है कि सारे रूम्स ही ऑक्यूपाई हों। ठीक है, कई दिन ऐसे भी होंगे, जैसे भी कोरोना काल में तो हम घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो ऐसे बिजनेसेस क्या होंगे, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, तो उनका बहुत ही बिजनेस काफी बर्बाद हो रहा है ना, काफी बर्बादी हो रही है। ठीक है,
तो इन फैक्ट इट इज ऑल्सो अनसर्टन इफ द ऑक्यूपेंसी रेशियो वुड बी एडिकेट। अब ये भी काफी अनसर्टन है कि आप ऑक्यूपेंसी रेशियो क्या होगा, एडुकेट होगा। आप जितना सोच रहे हैं उतने लोग आएंगे और आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस वन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो हम लोग फाइनेंस के लोग हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो हमें तो अच्छे से पता होना चाहिए कि रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो क्या डिफरेंस है। रिस्क जो होता है वो हम पहले से कैलकुलेट करके रख सकते हैं, रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, अगर कि तुम्हारे गोडाउन में तुम्हारा रॉ मटेरियल पड़ा है, ठीक है, तो तुम ये तो बता सकते हो कि इसमें रिस्क क्या है। इसमें रिस्क क्या हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए और माल जल जाए, ये रिस्क है। रिस्क क्या है वो तुम बता सकते हो, ठीक है, पर ये अनसर्टेन है कि ये कब होगा और होगा भी या नहीं होगा, दिस इज अनसर्टेनिटी। रिस्क क्या है मैं बता सकती हूँ, रिस्क कितना है मैं बता सकती हूँ। रिस्क कितना है कैसे बताएंगे, हम देखेंगे कि भाई जहाँ पे गोडाउन है वहां पे वायर्स वगैरह की हालत क्या है, वहां पे आसपास क्या हमेशा शॉर्ट सर्किट होते रहता है कि नहीं होते रहता। ठीक है, उन सब डेटा वगैरह को एनालाइज करके मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का कितना चांस है, ये मैं बता सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अब ये कब होगा, कब होगा वो अनसर्टेन है, वो कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो रिस्क आप पहले से कैलकुलेट करके बता सकते हो, अनसर्टेनिटी कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो रिस्क इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनसर्टेनिटी इटसेल्फ। तो रिस्क भी जो है वो अनसर्टेनिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक ही है। यानी कि क्या बोलना चाहता है, जहां जहां अनसर्टेनिटी है वहां वहां रिस्क होगा ही होगा, जहां जहां अनसर्टेनिटी है वहां वहां पे रिस्क होता ही है। ठीक है, अगर आप किसी चीज को लेके पहले से बहुत श्योर हो, जैसे अगर आपको पता ही है कि इस महीने के आखिर में आपको 10,000 रुपए मिलेंगे ही, तो यहाँ पे कोई अनसर्टिनिटी नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिस्क भी नहीं है। ठीक है, जहां अनसर्टिनिटी नहीं है वहां पे रिस्क भी नहीं होगा, लेकिन जहां अनसर्टिनिटी है वहां रिस्क तो जरूर ही होगा। ठीक है, बिजनेस टेक्स टाइम टू फ्लरिश एंड इट इज अनसर्टन वेदर इट विल एक्चुअली ब्रिंग प्रॉफिट। बिजनेस में काफी समय लगता है ना, उसको पनपने में, उसको बड़ा होने में, उसको हमें प्रॉफिट्स देने में काफी टाइम लगता है बिजनेस को, और ये भी अनसर्टन है कि प्रॉफिट देगा ही। ठीक है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो उसको दूसरे फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन से काफी अलग बनाता है बिजनेस को। देन हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा बिजनेस होता है वो काफी एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है, काफी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है, एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है। आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आप ऐसे ही कोई भी रैंडमली कुछ कर लिया, आज कुछ कर लिया, ऐसे नहीं करते। ठीक है, बिजनेस प्लान्ड एक्टिविटी है, हम प्लानिंग से चलते हैं। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग ये बिजनेस का ही पार्ट है, मैनेजमेंट का पार्ट है। ऐसे हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड या स्ट्रे एक्टिविटीज नहीं करते, आज मन हुआ ये कर लेते हैं, आज मन हुआ इतना प्रोडक्शन कर लेते हैं, मन हुआ कल बेच के आएंगे, ऐसे मन के हिसाब से नहीं चलते, प्रॉपर प्लानिंग होती है। हम बिजनेस करते हैं तो हम पूरा सिस्टम क्रिएट करते हैं कॉन्शियसली। ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोच समझ के हम पूरा सिस्टम क्रिएट करते हैं कि हम क्या सामान बनाएंगे, क्या प्रोडक्शन होगा, कितना होगा। ठीक है, हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, हमारी बिल्डिंग कैसी होगी, क्या होगा, पूरा प्लानिंग होता है उसके पीछे। ठीक है, हम मटेरियल कहाँ से मंगवाएंगे, ठीक है, मटेरियल हम खुद बनाएंगे कि हम मंगवाएंगे, ये चीज हम डिसाइड करते हैं। फिर हम मटेरियल की प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, उनको हम फिनिश गुड्स में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, इन मटेरियल्स के बनने के बाद हम उनकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, हम उन्हें बेचेंगे कैसे, बेचने के बाद हम कस्टमर से सामान की भाव यानी कि पैसा कब लेंगे, क्रेडिट देंगे या नहीं देंगे, सब चीज के पीछे प्रॉपर प्लानिंग होती है। ऐसे बिना प्लानिंग के आप बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब बिजनेस में क्या होता है, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटीज करनी है, प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करनी है, फाइनेंस करना है, ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, तो यूजुअली हम इन सभी एक्टिविटीज को स्पेशलाइज्ड फंक्शंस में बांट देते हैं। ठीक है, तो हमने ये सारे अलग अलग फंक्शन बना दिए, प्रोडक्शन फंक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, इन फंक्शंस को संभालने के लिए हम एक अलग अलग मैनेजर अपॉइंट कर देते हैं। तो फिर जो भी बंदा इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है उनको क्या देखना है कि वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। देखो, काम तभी ही अच्छे से होगा जब सभी फंक्शंस जो बिजनेस में हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है, फाइनेंस हो रहा है, एचआर हो रहा है, ये सभी एक्टिविटीज कोऑर्डिनेशन में चले, एक दूसरे के साथ तालमेल बना के चले। जैसे कि अगर आप व्हीकल परचेज करते हैं तो व्हीकल तो तब ठीक से चलेगी ना जब व्हीकल के सभी पार्ट्स ठीक से चलेंगे। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं है गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो सही समय पे आप जो है उसे ब्रेक नहीं लगा पाओगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ी प्रॉब्लम है। गाड़ी का अगला पहिया तो चल रहा है, पिछला पहिया चल नहीं रहा, पंचर लगा पड़ा है, गाड़ी नहीं चलेगी।
समझ रहे हो? तो एक स्मूथ व्हीकल चलाने के लिए उसके सभी पार्ट्स कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, स्मूथली काम करते हैं, तब गाड़ी चलती है। उसी तरीके से आपके बिजनेस के जो अलग-अलग फंक्शंस हैं, अगर ये भी कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे, तभी जाकर के जो कंपनी है, जो बिजनेस है, वो अपने कस्टमर्स को प्रॉमिस्ड प्रोडक्ट दे पाएगी और उनकी नीड्स को सैटिस्फाई कर पाएगी, अच्छी क्वालिटी दे पाएगी और जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन है, उससे भी बेटर परफॉर्म करके अपने प्रॉफिट टारगेट को अचीव कर पाएगी। ठीक है? नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि देखो, अब देखो सच बताऊं तो इस पूरे पैराग्राफ में वही लिखा है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये ऑटोमोबाइल सिस्टम का एग्जाम्पल यहाँ पर पे दिया हुआ है। ठीक है, तो बात वही हो रही है कि अलग अलग फंक्शंस जो है उन्हें सिंक में काम करना है, आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करना है। प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सभी को कोऑर्डिनेशन में काम करना है। अगर ये सिंक में काम नहीं करेंगे तो सोचो, अगर कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग एंड सेलिंग डिपार्टमेंट। अब सेलिंग डिपार्टमेंट ने कस्टमर से वादा कर दिया है कि हम आपको महीने के अंत में 1000 यूनिट्स डिलीवर करेंगे, पर इन्होंने ये बात प्रोडक्शन यूनिट को बताई ही नहीं। अब प्रोडक्शन यूनिट ने सोचा है कि इस महीने हम लोग 500 यूनिट बनाएंगे। अब तुम अगर कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करोगे तो क्या ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट कस्टमर को किया हुआ गया अपना वादा वादा फुलफिल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कोऑर्डिनेशन में काम नहीं किया, इन्होंने इतने बनाए ही नहीं है, तो तुम ये ऑर्डर को फुलफिल कैसे करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मार्केट में आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी कि कंपनी वादा तो करती है लेकिन फुलफिल नहीं करती। ये प्रॉब्लम से हम बच सकते थे अगर हम लोग आपस में तालमेल रखते, एक दूसरे से बातचीत करके हम गोल्स डिसाइड करते, तब ये प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं वो अपना काम करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को ना भूलें। ठीक है, आप अपने डिपार्टमेंट का काम अच्छे से संभालें, लेकिन कंपनी का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो सबके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कंपनी में इंटरनल एनवायरनमेंट में तो ठीक है, आपको कोऑर्डिनेशन से काम करना ही है। आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कंपनी के बाहर भी ऐसी बहुत सारी पार्टीज हैं जिनके साथ हमें तालमेल बिठाना है, जैसे कि हमारे कस्टमर। हमें टाइम टू टाइम अपने कस्टमर से फीडबैक लेना चाहिए। उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट में अगर किसी प्रकार का कोई चेंजेस करना पड़ रहा है तो कर देना चाहिए समय रहते। ठीक है, इससे क्या होगा, हम कस्टमर की लॉयल्टी, पैट्रोनेज हासिल कर पाएंगे। कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से हमेशा खुश रहेगा तो कंपटीटर्स के पास नहीं जाएगा और हमारी कंटिन्यूस सेल होती रहेगी, हमें प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे। तो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो कस्टमर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें उनके साथ भी तालमेल बिठा के रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी हमारा बिजनेस होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी होता है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। देखो, जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस करने के पीछे एक मंशा होती है, मन में कुछ इच्छा होती है। जो मेन मोटिव होता है किसी भी बिजनेस का, सबको पता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में ये जो ऑब्जेक्टिव है इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, इसमें बिजनेसमैन का मेन इंटेंशन होता है कि वो प्रॉफिट्स ज्यादा से ज्यादा कमाए। अब प्रॉफिट्स जो है आर द इनकम ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट्स तो बिजनेसमैन के लिए इनकम है। ठीक है, अब ये प्रॉफिट आते कैसे हैं, प्रॉफिट फिगर कैसे जनरेट होता है कि जब आप टोटल बिजनेस में टोटल जो बिजनेस ने इनकम कमाई है उसमें से अगर आप बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनका शेयर दे दें। हमें पता है कि हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, ठीक है, सो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड हमारा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो अगर आप लेबर को उसकी सैलरी या वेजेस दे दें, लैंड को आप रेंट दे दें, लेबर को अगर आप वेजेस सैलरी उसका हिस्सा दे दें, जिन्होंने भी हमें कैपिटल प्रोवाइड किया है आप उसे इंटरेस्ट डिविडेंड दे दें, जो भी उनका हिस्सा निकलता है वो आप उन्हें दे दें। ठीक है, तो उसके बाद जो इनकम में से इनकम जो भी आपने कमाई है उसमें से अगर आप ये सारे फिगर को डिडक्ट कर दें तो जो बैलेंस फिगर बचेगा वो होगा आपका प्रॉफिट, जो कि किसका रिटर्न है, इस एंटरप्रेन्योर का रिटर्न है। ये एंटरप्रेन्योर जिसने इस बिजनेस को स्टैब्लिश किया है, इतना रिस्क लिया है, इतनी सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करी हैं, उसको भी तो बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो इस एंटरप्रेन्योर को जो रिटर्न मिलता है यही होता है आपका प्रॉफिट। ये बात यहीं पे लिखी हुई है कि प्रॉफिट हासिल करने के लिए आपको वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट सब कुछ डिडक्ट करना है। प्रॉफिट एक रेसिड्यू फिगर है, एक रिमेनिंग फिगर है। ठीक है, एक बैलेंस फिगर है जो बचता है आफ्टर पेइंग ऑल द अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये प्रॉफिट्स हम क्यों दे रहे हैं उसे बता दिया मैंने आपको। एंटरप्रेन्योर को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसने इतने सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया है, रिस्क लिया है, अनसर्टेनिटी को झेला है, तो अब उसे भी तो रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए और उसको भी तो पर्पस होना चाहिए बिजनेस करने का। तो यही प्रॉफिट कमाना ही उसका मेन पर्पस होता है।
देखो, लेकिन अब आजकल की दौर की अगर हम बात करें तो सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट कमाने के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता। अब जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे लॉ मेकर्स की एक्सपेक्टेशन है, वो सोसाइटी एंटरप्रेन्योर से थोड़ी बढ़ गई है। अभी हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें सोसाइटी की को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उन्हें सोसाइटी में भी कुछ बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सोसाइटी में डेवलपमेंट का काम भी करें, क्वालिटेटिव चेंज लेके आए सोसाइटी में। ये भी हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस पर्सन होते हैं, वो बाय नेचर कैसे होते हैं? वो एफिशिएंसी के पीछे भागते हैं। यानी कि वो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि जितने भी उनके पास रिसोर्सेज हाथ में आते हैं, वो उनका कभी भी वेस्टेज नहीं करते। वो उन रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना जानते हैं। ये उनके कैरेक्टरिस्टिक में होता है। ठीक है। बिजनेसमैन अगर अपने रिसोर्सेज का वेस्टेज करेगा तो उसे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ये बात उसे पता है। तो वो अपने रिसोर्सेज को हमेशा एफिशिएंटली यूज करते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं और इनोवेटर्स होते हैं। ये बात थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दी है। These intangible aspects of business performance impart a deeper meaning to business and purpose. तो यानी कि बिजनेसमैन को सिर्फ प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना, उन्हें ये सारी एक्टिविटीज भी करनी है, सोसाइटी में डेवलपमेंटल काम भी करने हैं। अब बोल रहे हैं कि अगर हम एक आइडियल वर्ल्ड की बात करें, एक बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड की बात करें, तो वहां पे बिजनेस कैसा होना, कैसे हमें करना चाहिए? बिजनेस हमें ऐसा करना चाहिए कि सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा हमारी जो सोसाइटी है वो इगैलिटेरियन सोसाइटी हो जाए। व्हाट इज इगैलिटेरियन सोसाइटी? इगैलिटेरियन का मतलब होता है कि ऐसी सोसाइटी हमें क्रिएट करनी है जहां पे सबके पास क्या हो? इक्वल राइट्स हो, सबके पास क्या हो? इक्वल अधिकार हो, रिच पुअर का भेदभाव न रहे। तो बिजनेसमैन को कोशिश करनी है कि वो ऐसा काम करे कि जिससे सोसाइटी में सबके पास इक्वल राइट्स आ जाए, पार्टिसिपेटिवली बिजनेस हो, ठीक है, सबकी सुने, कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब 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 होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आइडियलिस्टिकली बिजनेस इस तरीके से हमें करना चाहिए कि पूरी दुनिया में इक्वल राइट्स हो, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट हो और सबका भला हो। ऐसे हमें बिजनेस करना है। ठीक है। ऐसा अगर मैं बिजनेस करती हूँ ना, तो इसको हम कहेंगे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि आप इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करोगे, सिर्फ आप प्रॉफिट के पीछे नहीं भागोगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होगा जब आप इन 3 चीजों को अपना पर्पस बनाओ। प्रॉफिटेबिलिटी कमाना तो जरूरी है, बिना प्रॉफिट के तो बिजनेस ही नहीं चलेगा। लॉसेस अगर आप कंटिन्यूस बेस पे कर रहे हो तो क्या आपका बिजनेस चल भी पाएगा? तो प्रॉफिट कमाना आपकी ड्यूटी है। ठीक है। प्रॉफिट कमाना हमारी ड्यूटी होती है एज ए बिजनेस। तो आपको प्रॉफिट तो कमाना ही है। लोगों का वेलबींग भी सोचो। जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जो सोसाइटी आपको इतने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, आपके एम्प्लॉइज, आपके शेयर होल्डर्स, ये सारे लोग जो हमसे जुड़ते हैं, हमें उनका भी भला सोचना है। ठीक है। साथ ही साथ ये प्लैनेट, ये कुदरत जिसने हमें इतना कुछ दिया है, अगर कि हम बहुत ही लालची होकर के कुदरत से सब कुछ छीनते जाएंगे, कुदरत का केयर नहीं करेंगे, तो एक दिन ये प्लैनेट जो है वो बर्बादी मचा देगा। ठीक है। अभी हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज, देखते हैं कभी भी कोई भी मौसम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। ये बाढ़ भूकंप चल ही रहे हैं। तो कुदरत हमसे नाराज है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। हमें कुदरत को नाराज नहीं करना, हमें प्लेनेट के बारे में सोचना है। अगर ये 3 चीजों को अगर आप बैलेंस में लेके चलते हो ना एज ए बिजनेसमैन, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट, ये 3 पीस, अगर हमने इसे ठीक से समझ लिया तो हमारा बिजनेस क्या है? सस्टेनेबल बिजनेस है, लंबे समय तक चलेगा हमारा बिजनेस। ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमें बताया है, देखो ये सब हमें नहीं पढ़ना, ये सब आप बस एक बार रीड कर लेना, नॉट नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यहाँ पे उन्होंने उसको 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डिवाइड किया है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को। तो पहला जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, तीसरा है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड चौथा है लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव। तो याद रखेंगे, एमसीक्यू डेफिनेटली बनता है इससे कि हमारे ऑब्जेक्टिव कितने हैं, आइडेंटिफाई करो इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो ये 4 हेडिंग्स तो आपको याद रखनी ही है। ठीक है। अब इसके अंदर का कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव समझ लो मनी से रिलेटेड है, पैसा कमाने से रिलेटेड है। ठीक है। तो जैसे इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमारी सेल ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा बेच पाए, क्योंकि जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है। तो बेचना। नेक्स्ट, प्रॉफिट कमाना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में, जितना आपने पैसा डाला है उससे ज्यादा आपको जनरेट होना चाहिए ना।
एफिशिएंसी यानी कि आप रिसोर्सेस जो भी आपने परचेज किए हैं उसको आपको वेस्ट नहीं करना है, उसे आपको कंजर्व करना है। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप बर्बादी मचाओगे तो क्या होगा, आपके प्रॉफिट्स कम होंगे ना। तो हमें रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूज करना है, उन्हें वेस्ट नहीं करना। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, तो ईवीए की बात करते हैं यहाँ पे। ईवीए क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है, प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, ये सारा का सारा प्रॉफिट हमारा नहीं है। ठीक है, हमें हमें इस प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो किसने की, शेयर होल्डर्स ने करी, डिबेंचर होल्डर्स ने करी, कहीं से हमने लोन लिया। तो इतने सारे लोगों ने क्या दिया, हमें मनी दिया ना। तो इस मनी के बदले हमें उन्हें कुछ रिटर्न तो देना है। ठीक है, जो पैसा हमने उनसे लिया है, ये कैपिटल जो हमने उनसे लिया है, उसके बदले हमें उनको जो रिटर्न देना है, वो हमारे लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए तो खर्चा है ना। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट में से ये सारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी समझ रहे हो ना, कि जो हमने बाहर की एंटिटीज से पैसा लिया है उसके ऊपर जो हमें उन्हें रिटर्न देना है, वो उनके लिए रिटर्न है, हमारे लिए कॉस्ट है, वो हमें माइनस कर देना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस अगर मैं प्रॉफिट से माइनस कर दूं, ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर मैं माइनस कर दूं, तो जो रिटर्न जो जो फाइनल फिगर बचेगा वो है ईवी, ये सरप्लस प्रॉफिट है। ठीक है, सबको सब कुछ दे दिया, अब ये बचा, अब ये सरप्लस प्रॉफिट है, हम चाहेंगे कि ये ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, मार्केट शेयर बढ़े, ठीक है, मेरे कंपटीटर से ज्यादा मेरी सेल हो, जितनी ज्यादा मेरी सेल होगी उतनी ज्यादा मेरा मार्केट शेयर होगा, मैं ज्यादा डोमिनेट होती जाऊंगी मार्केट में। तो ये आपके हो जाते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव की बात करें, इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव बेसिकली हम उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है, देखो जब जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहले दिन से कोई आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। शुरू शुरू में तो हम यही सोचते हैं कि हमारा बिजनेस टिक जाए ना, हम सरवाइव ही कर लें तो भी बहुत है, बाद में प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। ये ना हो कि 4 दिन में बिजनेस बंद ही करना पड़े, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट में। तो शुरू में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्वाइवल होता है, बस जी लें। ठीक है, सर्वाइव करना। सेकंड क्या है इसमें, ये हमारा पहला ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है हेल्थ मेंटेन करना। तो एक बार आप श्योर हो गए कि तुम्हारा बिजनेस अब सर्वाइव कर रहा है, तो हमें ये भी देखना है कि हम लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करें ना। तो लॉन्ग टर्म तक हम सर्वाइव कब करेंगे, जब हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो हेल्दी होंगे। रिसोर्सेस हेल्दी होने का क्या मतलब है, अब बिजनेस चलाने के लिए ना आपको बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए, मशीन चाहिए, मैन पावर चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये सब कैसे होने चाहिए, एडुकेट होने चाहिए और अच्छी सिचुएशन में होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास मशीन है लेकिन वो सारी ऑब्सोलीट है, ठीक है, सारी की सारी ऑब्सोलीट है, ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी बदल चुकी है और तुम्हारे पास बाबा आदम के जमाने की मशीन है, भाई तुम्हारा बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल सकता। ठीक है, अच्छी मशीन लाओ, कॉम्पिटिटर्स के पास इससे अच्छी मशीन है, तुम्हारा बिजनेस पिट जाएगा। ठीक है, ये नहीं करना हमें। हमें अपने बिजनेस की मशीन्स की एज देखनी है कैसी है, जरूरत पड़े तो हमें इसे बदलना है। हमारे को हेल्दी एसेट्स चाहिए, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए, तभी तो मन लगा के काम कर सकेंगे। ठीक है, हमारे पास फाइनेंशियल हेल्थ भी हमारे बिजनेस की अच्छी होनी चाहिए, पैसे की तंगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे रिजर्व्स भर भर के हमारे पास रिजर्व होने चाहिए, जनरल रिजर्व होना चाहिए, कंटिजेंसी रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, कंटिजेंसी रिजर्व हम कब यूज करते हैं, जब अचानक से कोई तकलीफ बिजनेस में आ जाए तो हम इन रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब मेरे पास ये सारे रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में है तो मेरी बिजनेस की हेल्थ अच्छी है और इससे इंश्योर होगा कि मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। तो हेल्थ मेंटेन करना ये मेरा सेकंड ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव है। अब तीसरी चीज, अगर तुम श्योर हो कि तुम्हारा बिजनेस अब तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज भी एडुकेट अमाउंट में है, तो अब हम सोचेंगे कि अब फिर हम इतने से सेटिस्फाई क्यों हो, हम ग्रो क्यों ना करें। ठीक है, हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं क्यों ना हम और भी एक्टिविटीज करें। एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम 2 प्रोडक्ट बनाएं, एक जगह पे बिजनेस करें तो हम मल्टीपल लोकेशन में बिजनेस करें। यानी कि हम हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना, ये हमारा तीसरा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है, बाद में आता है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, जिस सोसाइटी में आप बिजनेस कर रहे हो उस सोसाइटी ने आपको ना बहुत कुछ दिया हुआ है। ये जमीन जो आप जिस जमीन पे आप बिजनेस कर रहे हो वो सोसाइटी की है, जो लेबर आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है वो सोसाइटी ने आपको दिया है, जो रॉ मटेरियल्स आपको मिल रहे हैं वो सप्लायर ने दिया है जो कि सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है, तो सोसाइटी जब तक हम पे मेहरबान नहीं है तब तक हम बिजनेस कर नहीं सकते। एंड एक और चीज, जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो परचेज कौन करेगा, कस्टमर, जो कि सोसाइटी का पार्ट है, वो नहीं परचेज करेगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। सोसाइटी के ऊपर बिजनेस डिपेंडेंट है। तो क्योंकि सोसाइटी हमें इतना कुछ दे रही है तो हमारी भी ड्यूटी बनती है ना कि हम रिटर्न में उनको कुछ दें, और वहीं से क्रिएट होती है हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
जिसमें हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी सर्विसेज की। अगर कि हम देखें कि कहीं पे हमारी सोसाइटी में कोई कलामिटी आई है, कोई डिजास्टर हुआ है ना, कोई बाढ़ भूकंप आ गई है, तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आपने सुना होगा कि अभी जो पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस, तो इसमें भी बड़े बड़े बिजनेसमैन ने अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दान पुण्य किया हुआ है। ठीक है, जो पीएम केयर्स फंड बना था उसमें भी डोनेट किया है, फिर अपनी तरफ से कई सारे हॉस्पिटल वगैरह भी बनवा रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही है। अब इनसे क्या होगा, इनको भी फायदा होता है ना, इससे इनकी प्रेस्टीज बढ़ जाती है, इनकी गुडविल बढ़ जाती है हमारी नजर में, तो हम इनके फिर अच्छे कस्टमर बन जाते हैं, सोसाइटी खुश हो जाती है। सोसाइटी के लिए एजुकेशन क्रिएट करो, बिजनेस को ये ड्यूटी होती है कि आप स्कूल्स खड़े करो। ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह। ठीक है, हेल्थ, सैनिटेशन, हेरिटेज कंजर्वेशन, ये सब आप सोसाइटी के लिए करो। ठीक है, तो ये है हमारी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी तरफ है, हमारी सोसाइटी में हमारे हमारे साथ कौन जुड़ते हैं, एम्प्लॉयज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, इन सब की तरफ भी हमारी ड्यूटी बनती है। एम्प्लॉयज की तरफ ये ड्यूटी होती है ना कि हम उन्हें टाइम पे पेमेंट दें, हम उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन दें, हम उन्हें जो है वो लॉ का पालन करते हुए हम उनके साथ डील करें, गलत काम ना करें। वर्कर को बहुत ज्यादा मेहनत करवा ली लेकिन सैलरी नहीं दी, ये गलत हो जाएगा। इन्वेस्टर्स को आप रिटर्न दो, उन्होंने जो आपकी कंपनी में पैसा डाला है वो आप उन्हें समय पर वापस करो। कस्टमर्स को आप अच्छी क्वालिटी का सामान दो, सप्लायर्स को आप टाइम पे पेमेंट करो। कंपटीटर्स के साथ कंपटीशन करो लेकिन फेयर कंपटीशन, गलत करके जो है वो आप करते हो ना अनफेयर कंपटीशन, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाएगा। लास्ट इसमें आएगा हमारी एथिकल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन्वायरमेंट की तरफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस प्लेनेट की तरफ, कुदरत की तरफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली तो यही है कि हम अच्छे नागरिक की तरह जो भी कानून बनाए गए हैं उसका पालन करें। ये नहीं कि हम सिर्फ काले अक्षरों का पालन कर रहे हैं, जो कानून जिस भावना से बनाया गया है उस स्पिरिट का भी हम सम्मान करें। ठीक है, सही मायने में कानून का पालन करें, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। फेयर प्रैक्टिसेस, कुछ भी गलत नहीं करना है, सच्चाई का साथ देना है, ट्रांसपेरेंट रहो। ठीक है, सब कुछ जो सही है वो डिस्क्लोज करो, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, सच का साथ दो। ऑनेस्टी, हमेशा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम जानते हैं। हमें ग्रीन ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करना है। ग्रीन टेक्नोलॉजी यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो कुदरत को कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो पेट्रोल, डीजल, ये सब जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, इससे कुदरत को काफी ज्यादा डैमेज हो रहा है। हमें क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, वो डिकम्पोजेबल नहीं होता है। तो अगर हम ये सब ना करें तो हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे प्रोडक्ट को बनाओ कि जिनको डिस्पोज करना आसान हो, वेस्ट कम से कम हो। हम कुदरत ने जो हमें चीजें दी हैं, जो अनमोल चीजें हैं, जिसका अभी हमें मोल पता चल रहा है, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। ठीक है, एयर, जो ऑक्सीजन हमें कुदरत ने इतनी भरपूर मात्रा में दी थी, उसको हमने जहरीला कर दिया है। नहीं करना है, हमें इसको प्रिजर्व करके रखना है, हमारे लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। ये हमारी ड्यूटी है कि हम एनवायरमेंट को खुद तो यूज कर लिया, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तो कुछ छोड़ो। ठीक है, तो हमें एज अ बिजनेस एयर को पोल्यूट नहीं करना है, उसे प्रिजर्व करना है, वाटर को प्रिजर्व रखना है। पीने का पानी नहीं होगा तो पैसा खाएंगे क्या, पैसा पिएंगे क्या। ठीक है, तो पैसा पैसा के पीछे नहीं भागना है और कुदरत का मोल समझना है, सॉइल की क्वालिटी मेंटेन करनी है। इसमें हम देखेंगे कि अब कुछ इसमें एग्जाम्पल्स के तरीके से भी हमें बातें समझाई हुई हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि आभाष आभाष करके जो ये बिजनेस है वो वुमेन डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। सोसाइटी में जो वुमेन्स का दर्जा है उसको बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि सोसाइटी के लिए अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। आईटीसी वर्ल्ड्स ग्रीनेस्ट होटल चेन है, यानी कि ये जो भी होटल चला रहे हैं वहां पे ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज हो रहा है जिससे एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान हो, ये इन्वायरमेंटल ड्यूटी निभा रहे हैं। लेमन ट्री करके जो होटल्स हैं वो अपनी होटल में उन लोगों को नौकरी देते हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यानी कि किसी कारणवश उनको कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उनको नौकरी देते हैं। ऐसे लोगों के लिए वैसे नौकरी ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये इन्होंने काफी अच्छा इनिशिएटिव ये उठाया है कि ये अपनी होटल में सिर्फ ऐसे लोगों को ही नौकरी दे रहे हैं, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं। उसी तरीके से HUL ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट शक्ति, जिसमें उन्होंने रूरल एरियाज में जो वुमेन रहती हैं उनको एम्पावर करने की कोशिश करी, उनको जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करवाई, दुकानें खोल के दी वगैरह वगैरह, जिनसे उनका क्या हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके, डिपेंडेंसी ना रहे। ठीक है, तो ये चीजें जो बिजनेस अगर कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से ऊपर सोच रहे हैं और ऐसे बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि क्या बिजनेस
कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं एक वक्त पे? क्या बिजनेस के पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? क्या प्लूरलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। बिजनेस सिर्फ हमेशा इकोनॉमिक रिटर्न्स के लिए काम नहीं करता। अगर इकोनॉमिक रिटर्न्स तो चलो अर्न करनी है, पर साथ ही साथ ऊपर जैसे हमने पढ़ा इकोलॉजिकल और सोशल रिटर्न्स भी हमें जनरेट करने हैं। हमें सोसाइटी के लिए भी करना है और हमारे एनवायरमेंट के लिए भी करना है। तो बिजनेस कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वो सिर्फ हमें उसके प्रॉफिट्स को देख के जज नहीं करना है। हमें ये भी देखना चाहिए कि बिजनेस सोसाइटी और इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। तो हमें बिजनेस का जब भी हम इवैल्यूएशन करें, एकदम होलिस्टिक इवैल्यूएशन होना चाहिए। हमें इन चारों चीजों को देखना है, इन तीनों चीजों को देखना है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। इन तीनों एंगल से हमें बिजनेस को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम लोग बैलेंस्ड तरीके से बिजनेस के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाएंगे, ठीक है। बस यही बात लिखी है कि बिजनेस को हमेशा इसी तरीके से काम करनी चाहिए, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, एनवायरमेंट के लिए सोच के काम करना चाहिए। बाद में लिखा है कि सिर्फ बिजनेस के लिए क्यों, हमें एज एन इंडिविजुअल भी, हमारी भी तो ड्यूटी बनती है ना कि हम सोसाइटी का और अपनी तरफ से हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, एनवायरमेंट के लिए कुछ करें, ठीक है। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें भी इन ड्यूटीज को समझना है, अपनी तरफ से हमें भी कुछ ना कुछ योगदान देना है। तो इस सेशन को मैं यहाँ तक रख रही हूँ। आई होप आपको सारा कंटेंट समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।